नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अभी कुछ दिनों पहले एक विवाद आपने जरूर देखा और सुना होगा, जिसमें राहुल गांधी बयान दे रहे थे कि अरुण जेटली ने मुझे धमकाया था। उन्होंने साल का जिक्र किया 2020 का, और उसके बाद फौरन उनको जवाब मिला रोहन जेटली की तरफ से। रोहन जेटली कौन? अरुण जेटली के बेटे, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने और दिग्गज वकील, और साथ ही साथ ये मत भूलिए कि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी पद के लिए सबसे योग्य दावेदार भी हैं। रोहन जेटली की अचानक एक तस्वीर सामने आई जब अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। और ये भी मत भूलिए आप कि रोहन जेटली का कद दिल्ली की राजनीति में, भले ही वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में उनका कद इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अरुण जेटली का ही कद इतना बड़ा था। और रोहन जेटली ने हाल के कुछ दिनों में अपनी कार्यकुशलता से इस बात को साबित किया है। जैसे सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को पॉलिटिक्स में मौका मिला, क्या रोहन जेटली के लिए वैसे ही पॉलिटिक्स का दरवाज़ा खुल सकता है? खुलेगा या नहीं खुलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने कैसे साबित किया, आज हम वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जब जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया, तब उसके बाद रोहन जेटली को ही इस पद के लिए क्यों सबसे योग्य माना जा रहा है। कुछ तो खास बात होगी ना कि रोहन जेटली को ही माना जा रहा है कि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन सकते हैं। कुछ तो ऐसी बात होगी उनमें। ये मत भूलिए कि डीडीसीए के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं रोहन जेटली। अरुण जेटली भी थे, रोहन जेटली भी रह चुके हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद पर भी बहुत सालों तक काम किया और क्रिकेट को तराशा है। उनके दौर में कई नए नए चेहरे, कई युवा टैलेंट उभर कर सामने आए। दिल्ली से खेलते थे, भले वो दिल्ली के बाहर के हों या दिल्ली के हों। अगर उनमें प्रतिभा है तो रोहन जेटली ने उन सब को तराश कर निकाला और उनकी सही जगह पर उनको पहुंचाया, उनको सही रास्ता दिखाया। तो आज हम रोहन जेटली के बारे में आपको बताएंगे। अरुण जेटली अपने पीछे जो विरासत छोड़कर गए हैं, उस विरासत को अब देखिए कि वो विरासत कैसे उनके नाम को बड़ा कर रही है, अरुण जेटली के नाम को बड़ा कर रही है। अरुण जेटली का राजनीति में, मतलब वो राजनीति के एक स्तंभ थे, बीजेपी के आप राइट हैंड कह सकते हैं। और मोदी सरकार जब बनी ना, तब से उनकी भूमिका इतनी बड़ी थी, क्योंकि मोदी सरकार लाने में, इस देश में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने में अरुण जेटली की भी भूमिका थी। तो मेरे सहयोगी पंकज जुड़े हुए मेरे साथ, पंकज के पास चलते हैं। पंकज, अचानक इन दिनों रोहन जेटली की भी चर्चा हो गई है, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि जैसे बांसुरी स्वराज को मौका मिला, जैसे बाकी लोगों को दिल्ली में मौका मिला, रोहन जेटली के लिए भी रास्ते खुल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने साबित किया है, उन्होंने क्रिकेट में जो प्रशासक की भूमिका निभाई उसमें अपने आप को साबित किया, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के तौर पर उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई उसमें अपने आप को साबित किया। देखिए, आपने चूंकि राहुल गांधी से शुरुआत की है तो मैं भी राहुल गांधी से ही शुरुआत करना चाहूंगा। अरुण जेटली का निधन हुआ 2019 में, ठीक है। इस देश में फार्म लॉज, जो 3 कृषि कानून थे, वो आए 2020 में, यानी अरुण जेटली के निधन से 1 साल बाद वो कानून ही आए। अब राहुल गांधी का कहना है कृषि कानून को लेकर अरुण जेटली मुझे धमका रहे थे। मतलब जो व्यक्ति 1 साल पहले गुजर चुका है, वो अपनी मौत के 1 साल बाद आए कानून को लेकर राहुल गांधी को धमकी देने आ गया था। राहुल गांधी है भाई, चलता है, वो महान है। जिस व्यक्ति को 6 साल का बच्चा कान में आके ये कह के जा रहा हो कि वोट चोर गद्दी छोड़, और वो सार्वजनिक रूप से मंच पे बोल रहे, तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा अनुपम, अगर मैं आपके कान में आके कहूं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो मैं किसको कह रहा हूं? आप अगर किसी के कान मुझे में कह रहे हैं, आप मुझे कह। और दूसरी बात एक चीज देखिए, हम बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का वो बयान सुनने के बाद अब एक छोटे से बच्चे को कैसे पता कि एसआईआर क्या होता है? उसको कैसे पता? उसको कुछ नहीं पता है।
हाँ। अगर उस बच्चे को पता भी है तो किसके सामने बोल के भाग रहा है? आपको बात बनानी है तो आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। तो इसलिए मैं कहा कि राहुल गांधी को, खैर राहुल गांधी क्या है कैसे हैं बहुत ज्यादा मैं उस पर बोलता नहीं है, एनर्जी बेकार बर्बाद करना है। अब जो आप रोहन जेटली की बात कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट हैं दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में प्रैक्टिस करते हैं, एस्टेब्लिश्ड वकील हैं। इन्होंने मास्टर्स इन जो लॉ किया है वो कार्मेल यूनिवर्सिटी से किया है। तो पढ़ाई लिखाई, योग्यता और अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में अनुभव कम है नहीं। अब आपने कही एक बात कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी या सचिव इनको बनाया जा सकता है या नहीं। जाइए, मैं आपके प्रोग्राम में आज गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि सेक्रेटरी बनने वाले हैं। बीसीसीआई का जो गवर्निंग बॉडी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो बदलाव ऐसा होगा कि जिसकी गूंज और जिसके बारे में खबरें छपा करेंगी, और उसी बदलाव के तहत रोहन जेटली जो हैं वो सेक्रेटरी बनने वाले हैं। अब एक और बीसीसीआई में हैं सेक्रेटरी पद पे, उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो निरंतर हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी। बस ये अटल जी ने कहा था ना कि सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, दल बनेंगे बर्बाद होंगे, पर ये देश रहना चाहिए। उसी तरह उन्होंने उस नारे को आत्मसात कर लिया कि लोग आएंगे जाएंगे, देश में सरकारें बदलेगी, बस वो आदमी रहना चाहिए। अब वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन है? कोई नहीं जानता है जग में प्रभु, संकट मोचन नाम तुम्हारा। सब हर किसी को पता है तो कुछ बताना है नहीं। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इस बार बीसीसीआई में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और कुछ नए चेहरे आएंगे, प्रशासक आएंगे, और फिर देखिए कि कामकाज में और भी कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में वर्क। तो ये तो मैं यहां तक बोल दिया। दूसरा आपका सवाल था राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, अरुण जेटली के बारे में एक चीज जानता हूं, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो बहुत पैसे वाले, उनके फादर भी बहुत बड़े वकील थे, खुद बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे। लेकिन अरुण जेटली के बारे में एक चीज आपको पता है कि आज आपको बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं था और अरुण जेटली ने उन्हें खड़ा किया। अरे भाई, नेता तो नेता। रजत शर्मा को तो आप जानते हैं ना, वो तो बहुत बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरुण जेटली बहुत पैसे वाले हैं या बहुत हाई फाई राजनीति करते हैं। अरुण जेटली ने वैसे वैसे लोगों को राजनीति में एस्टेब्लिश किया है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। और राजनीति छोड़िए, अपनी पार्टी छोड़िए, वो तो एक स्वार्थ हो सकता है। ऐसे ऐसे लोगों की मदद की। आप आज दिल्ली में जाइए, अच्छा ये रजत शर्मा, इनका परिवार पता है ना कितना हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। ये आदमी के पास मंथली फी या फिर एडमिशन फी जमा करने के पैसे नहीं थे, कोई जान पहचान नहीं, कोई दोस्ती नहीं, उस वक्त तक नहीं थी। खड़ा था, अरुण जेटली को पता लगा कि एक लड़का है जो कि ठीक ठाक पढ़ने में, लेकिन इसके पास एडमिशन फी जमा करने के पैसे नहीं, बिना जाने सुने एडमिशन फी जमा कर दिया। ये थे अरुण जेटली और ये थी उनकी पर्सनालिटी। आज आप कांग्रेस के नेताओं से बात करें, विपक्ष के किसी भी पार्टी के नेताओं से बात करें या सत्ता पक्ष के नेताओं से बात करें, बीजेपी एक बात क्या बोलेंगे पता है कि आज अरुण जेटली होते ना तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक कड़वाहट नहीं होती। वो आदमी के पास ये कैपेबिलिटी था। और उस आदमी के बारे में राहुल गांधी ने छवि बनाने की कोशिश की कि उन्होंने धमकाया। अरे राहुल गांधी छोड़िए ना, वो जिंदगी में किसी को नहीं धमकाया। आज तक इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर है, कोई एक बोल सकता है, एक छोड़िए बड़ा नेता छोड़ दिया, राहुल गांधी तो बहुत ऊंची चीज है। एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता ये कह सकता है कि अरुण जेटली ने उन्हें डांटा भी हो या धमकाया भी हो। अरे राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं। राहुल गांधी तो आज ये भी कह रहे थे ये वोट चोरी हो रही है, आज से नहीं हो रही है, जब ये गुजरात में जब से बीजेपी की सरकार आई तब से हो रही है। मैंने कहा कि ज्ञानेंद्र कुमार खुश किया, अरे बाप बच गए, क्योंकि जब गुजरात में जब बीजेपी की सरकार तब से वोट चोरी है तो फिर तो मेरा क्या दोष है। राहुल गांधी अजीब प्राणी है भाई, उनका वो मतलब मास्टर आदमी है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो अरुण जेटली क्या, वो तो खैर कहिए कि अटल जी को इन्होंने छोड़ दिया। ये जेपी नड्डा की तस्वीर है, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है अरुण जेटली को। आप ये तस्वीर देखिए, और सिर्फ ऐसा नहीं कि जेपी नड्डा बल्कि कई सांसद, कई विधायक बीजेपी के, कई बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता, उन्होंने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी थे अरुण जेटली साहब,
और याद है, मुझे भी याद है और सबको ये पता होगा कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर जो देश में काम किया था, जो जीएसटी तो उन्हीं के दौर में आया, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर जो उन्होंने एक माइलस्टोन स्थापित किया था वो अपने आप में एक नायाब है और उसको कभी कोई लांघ भी नहीं सकता, वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। अनुपम, आपने इस तस्वीर की बात की ना, ये तस्वीर एक और बात साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी या जो भी संघ के बैकग्राउंड से आया व्यक्ति है वो अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, ना उस परिवार का साथ छोड़ता है। आज अरुण जेटली इस दुनिया में नहीं है, अगर कोई दूसरी पार्टी होता है तो ठीक है, चले गए, नेताजी चले गए तो फिर उनके परिवार की कौन सुध लेता है। आपको शायद एक बात पता नहीं होगा कि अशोक सिंघल जी थे, कोठारी बंधु जब मारे गए थे ना वो राम मंदिर आंदोलन में, दुनिया में कहीं कोई कवरेज नहीं होता था, लेकिन अशोक सिंघल हर साल एक बार उस परिवार को मिलने जरूर जाते थे, बिना मीडिया, बिना कोई कवरेज के, ये जानने के लिए कि ठीक ठाक से होना, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसी तरह ठीक है, ये दिल्ली में है तो कुछ मीडिया वालों ने कवरेज कर लिया। आप हजारों ऐसे कार्यकर्ताओं को जानते होंगे जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने संघ की सेवा की है और पार्टी की सेवा की है। वो नहीं है, हो सकता है कि उनका बाकी फैमिली मेंबर किसी हम्बल बैकग्राउंड से होगा, लेकिन कॉन्टेक्ट बना रहता है। ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं कि रघुवंश बाबू मर गए तो उनके बेटे को छोड़ दिया कि बीजेपी में जाके ज्वाइन कर लिया। ये फर्क है, संस्कारों का फर्क है, ये कल्चर का फर्क है। और इस तरह का कल्चर जानते हैं, ये अरुण जेटली हो जाए, आडवाणी जी हो जाए, अटल जी हो जाए, अरुण जेटली पता है बहुत यंग जनरेशन, इमरजेंसी में पता है ये 23 या 24 साल के होंगे, इनको जेल भेज दिया था। इतने बढ़िया संभ्रांत घर का लड़का जिसके फादर इतने बड़े वकील दिल्ली में है, ये हाई क्लास सोसाइटी में रहा हुआ है और ये इमरजेंसी में जेल में है और बेल लेने से इनकार कर दिया कि बेल नहीं लूंगा मैं। ये थे अरुण जेटली। अच्छा, अरुण जेटली की बेटी जो है सोनाली जेटली, वो भी एक बड़ी जानी मानी दिग्गज एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट में है, वो भी, उनका भी बड़ा नाम है इन दिनों। बहुत आउटस्पोकन, बहुत अच्छा बोलती है। मैं अरुण जेटली जी के बारे में एक चीज आपको बता दूं कि जब हमने टेलीविजन देखना शुरू किया था तो दो प्रवक्ता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त, एक अरुण जेटली हुआ करते थे और दूसरी सुषमा स्वराज हुआ करती थी। और उस वक्त बहुत ज्यादा चैनल नहीं थे, जब हमने देखना शुरू किया तो शायद आज तक जी वगैरह था और दूरदर्शन था, एनडी था, 3 चैनल थे। और उस वक्त हम बच्चे के रूप में सुनने आते थे कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली अगर डिबेट में है किसी के सामने तो वो कैसे तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं, कैसे ये करते हैं। बड़ा मतलब, अगर आजकल के जो प्रवक्ता है एक बार उस जमाने को सुन लें कि जब सुषमा स्वराज थी और बिना किसी क्रोध के, बिना मतलब आजकल तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे गले का नस निकल रहा है, वियाग्रा की 2 गोली खा के बैठे हुए हैं स्टूडियो में, उस तरह नहीं, बहुत शांत शालीन तरीके से और तर्कपूर्ण तरीके से ऐसे बात रखते थे कि सामने वाला निरुत्तर हो जाए। तो वो भी, और आर्टिकुलेट तो थे ही, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। वही गुण आए, आप सोनाली की बात कर रहे हैं ना, सोनाली को मैं एक आध बार कहीं सुना हूं किसी फंक्शन वगैरह में बोलते हुए ऑन स्टेज, कोई प्रोग्राम वगैरह में। वही आर्टिकुलेशन, मतलब जिस बात करने का लहजा, तरीका, सामने वाला तमतमाया हुआ आया और तुमने ये क्यों किया, और इन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट अगर उसको बताया और सामने वाला निरुत्तर हो जाए, लज्जित हो जाए, तो ये है जेटली खानदान। और आज से नहीं है, इनके फादर के समय से है। अरुण जेटली हुए, उसके बाद पंकज एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं रोहन जेटली कौन है, ताकि उनको समझने में आसानी हो। और रोहन जेटली, देखिए क्या है ना कि पिता के सारे गुण मौजूद हैं रोहन जेटली में, एक ऐसा मौका चाहिए उनको। रोहन जेटली भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अरुण जेटली के बेटे हैं। रोहन जेटली ने लॉ की पढ़ाई की और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई बड़े केसेस उन्होंने सॉल्व करवाए। रोहन ने कार्नेल यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की है, जो मतलब ये बताता है कि उनका जो कानूनी ज्ञान है वो बहुत बड़ा है, मजबूत है। रोहन जेटली का ये परिचय। लेकिन इसके साथ साथ 2023 में वो दूसरी बार डीडीसीए प्रेसिडेंट चुने गए थे, यानी क्रिकेट में भी, क्रिकेट प्रशासक के तौर पर भी उनकी बड़ी भूमिका है। रोहन जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब रेस में हैं वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनने की। जैसे ही जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने, उसके बाद बीसीसीआई के सेक्रेटरी का प्रबल दावेदार उनको माना जा रहा है।
तो मतलब हर तरफ उनकी एक बड़ी भूमिका नजर आ रही है। उनके नेतृत्व में दिल्ली प्रीमियर लीग का सफल आयोजन हुआ है, जिससे दिल्ली के क्रिकेटर्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में ही बताया कि नए और यंग टैलेंट को वो ढूंढ कर लाते हैं और दिखाते हैं। पंकज, ये तो उनकी पहचान है। अभी मैं पूरे परिवार को एक फ्रेम में देख रहा था। शायद ये पिछले महीने की बात है जब प्रधानमंत्री आवास में पूरे परिवार को बुलाया गया था। उसमें सोनाली जेटली भी थे, रोहन जेटली भी थे, अरुण जेटली की जो वाइफ थी वो भी थी, और मैं दो को पहचान नहीं सका कि वो दोनों दो, एक यंग लेडीज थी, उनके गोद में एक बच्चा था, तो मुझे नहीं पता कि वो कौन है। वो तस्वीर में देख रहा था, इतनी आत्मीयता से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, लग रहा है कि अपना परिवार हो, और वो सब सामने वाला कंफर्टेबल है। तो उस तरीके से ये मुलाकात, ये तस्वीर देखिए ना, कोशिश, पिता की पुण्यतिथि है, श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आए, लेकिन रोहन जेटली लाइन में खड़े हुए थे। मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी युवराज की तरह एकदम फ्रंट में चले गए क्योंकि हमारे परिवार के सबसे बड़े मेंबर थे तो पहले हम देंगे श्रद्धांजलि, वो वाली भी बात नहीं थी। एकदम सामान्य एक आदमी की तरह लाइन में कतार में खड़े होकर एक कार्यकर्ता जैसे जाता है, ठीक उस तरह से। नहीं, यही तो डिसिप्लिन है ना, अनुशासन इसी को तो बोलते हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि समाजवादी पार्टी के, एक बार मैं देख रहा था मुलायम सिंह यादव के स्टेज पे धक्का मुक्की हो गई। यहाँ पे एक और, मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको गांधी जी के शब्दों में एक बात लिखता हूं। गांधी जी ने लिखा था कि जिस संस्था की चप्पलें भी अनुशासन में लगी हो ना, उस संस्था के बारे में मैं क्या लिखूं। ये उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में लिखा था। कहीं भी आपको कोलाहल नहीं दिखेगा, शांत चित्त अपने काम में लगे हुए लोग दिखेंगे, और ऐसे भी नॉइजी पॉलिटिक्स में ये बिलीव नहीं करते भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए कोई भी कार्यकर्ता। तो अपना अपना तरीका है, लहजा है। एक होती है सेवा की राजनीति, एक होती है आंदोलन की राजनीति, क्रांति की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम सेवा की राजनीति करते हैं, उसमें शोर क्या मचाना। जिसको क्रांति करनी है वो हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रोहन जेटली के साथ, हर किसी के साथ। मतलब बीजेपी का जो बड़ा लीडर है, हर लीडर के साथ कम से कम उसके जो बेटे हैं या उसकी जो बेटी है वो इस तरह का शिष्टाचार दिखाती है। ये वो तस्वीर है जिसमें आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबको बुलाया। रोहन जेटली को आप देख रहे हैं, उनकी फैमिली, उनकी माँ, 20 जून की तस्वीर है। हाँ, और साथ में आप जो देख रहे हैं सोनाली जेटली, उनको भी आप इसमें इस फ्रेम में देख रहे हैं। यानी पूरे अरुण जेटली फैमिली को बुलाया गया था यहाँ पर। और इस हिसाब से अगर आप देखिए तो एक अच्छा मैसेज दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने भी, एक अच्छा मैसेज दिया। और बीजेपी की यही खास बात है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलती है। आप ऐसे कितने नेताओं को जानते हैं कांग्रेस में जिन्होंने कांग्रेस के लिए जीवन खपाया और उनको बुलाकर सोनिया गांधी इस तरह से मिलती हूँ? किसी को क्या आपने देखा है कभी? नहीं। और सबसे बड़ी बात पता है कि कोई ऐसा ओकेजन नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि ये 26 जून की तस्वीर है, बस यूं ही प्रधानमंत्री आमतौर पे बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन चूंकि जेटली परिवार की ओर से ये आया था कि हम मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा अरे आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। और आपको यकीन नहीं होगा कि जिस दिन उस परिवार ने किया था, सामने से पूछा गया, पीएमओ से फोन गया कि आप कब मिलना चाहते हो, प्रधानमंत्री को बहुत खुशी होगी आपसे मिलने की। तो उन्होंने कहा कि जब सर समय दे दे। तो फिर उसी दिन शाम को बुलाया गया और बोला कि यार तुम लोग क्यों अपॉइंटमेंट लेते हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो अब बताइए, प्रधानमंत्री पद पे है, 20 तरह की अलग जिम्मेदारियां हैं, लेकिन खैर अपना अपना संस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी तमाम जानकारियों के लिए। तो इस शिष्टाचार के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से जेटली परिवार से मुलाकात की, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक ऐसा आदमी जो कि एक वकील के तौर पर भी सेवा कर रहा है और वो क्रिकेट को भी तराश रहा है, उस चेहरे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।